गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टेस्ट श्रृंखला जो है वो है 15 ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले 14 सेट आ चुके हैं, आप लोग उनको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें ज्योग्राफी और इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए सीधे सेट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है क्या भाई, हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। जो हिमालय है आपको पता होगा, ये फोल्डेड वलित पर्वत है। ओके, फोल्डेड माउंटेन, जिनका निर्माण किस काल में हुआ था? टर्शियरी काल में। ओके, ये नवीन नूतन काल है आपका, नया काल। ठीक है, यानी इसकी चट्टानें अभी यंग अवस्था में है। ओके, पहली चीज। दूसरा, ये जो वलन हुआ है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट और वैगनर की थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी आपको पता होगा ये। तो इनके वलन से इसका निर्माण हुआ है, और इनके वलन के बाद आप देखेंगे कि इन पर्वतों के मध्य में जो भ्रंश बने हुए हैं यानी थ्रस्ट है। ओके, वो थ्रस्ट यानी इनके कगार जो है वो भूकंपों के सर्वाधिक सुभेद्य क्षेत्र है, और ऐसे इन क्षेत्रों में भूकंपों की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? वो क्षेत्र अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले ऊपर तिब्बत का पठार है, उसके नीचे अगर हम चले, जो इंडिया में हिमालय की जो तीनों श्रृंखलाएं फैली हुई है, कौन कौन सी? ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। उनको अगर देखें तो तिब्बतन और ग्रेट हिमालय, इसके बीच में जो है आपका कौन सा है भाई? इसको कहते हैं हम लोग इंडो तिब्बत सूचर जोन। ठीक है ना, सूचर जोन पहला हो गया। ये ग्रेट हिमालय हो गया आपका, महान हिमालय। ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य ये हो गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, ये शिवालिक हो गया आपका, शिवालिक के बीच में हो गया मेन बाउंड्री थ्रस्ट, एमबीटी कहते हैं। और शिवालिक और जो इंडियन ग्रेट इंडियन प्लेन है इसके मध्य हो गया हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ओके, ये इनको सेपरेट करते हैं, और इन्हीं पे ये जो थ्रस्ट और फॉल्ट बने हुए ना, यही सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक वाले जोन है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन इन्हीं पोजीशन पे फील होती है। ओके, तो ये इन्हीं के सहारे फैले हुए, बोला है गिरिपद के सहारे, तो इनके गिरिपद क्षेत्रों में ये जो थ्रस्ट और फॉल्ट है वहीं पे ये भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या होती है। और ये जो है वो किसकी वजह से? प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में, क्योंकि प्लेटें जब ये कंटिन्यू, इंडियन प्लेट कंटिन्यू नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिसकी वजह से जो हमारा पूरा हिमालयन रीजन है वो, अगर हम भूकंप के क्षेत्र जोन की बात करें तो इसको हम जोन 5 में रखते हैं। क्लियर है? ओके, इंडिया को टोटल जोन इन 5 जोन में डिवाइड किया गया। बेसिकली 4 जोन जो है आपके जोन 2 से स्टार्ट होगा, 1 2 उसी में होता है। जोन 2 3 4 5 में सर्वाधिक सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं। तो ये जोन 5 में पूरा हिमालय आता है, और वो रीजन क्या है? इनका प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। ठीक है ना, कौन कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ओके, तो चले आगे। आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 2 में, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है? अच्छा, ओल्ड से न्यू की ओर चलना है। तो देखिए, जो हमारे यहाँ चट्टानें पाई जाती हैं, अगर हम उनका क्रम देखें, आर्कियन चट्टानें हैं। आर्कियन चट्टानें हमारे भू सतह पे नहीं दिखाई देती, वो भूगर्भ के भीतर है। ओके, तो जो मिलती है वो कौन सी मिलती है? वैसे मैं सारों का क्रम लिख दे रहा हूं, पहले आप इससे मैच कर लीजिए। आर्कियन, इसके बाद कौन सी चट्टानें आती हैं? धारवाड़, इसके बाद कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन जो डेक्कन ट्रेप है आपका, और टर्शियरी। ओके, ये क्रम है। ये सबसे ओल्डेस्ट चट्टानें हैं हमारी पृथ्वी पे। और टर्शियरी में काल की बात करें तो यहाँ पे न्यू चट्टानें, यानी बेसिकली जो हमारा हिमालय वगैरह है इस काल में बना था। ठीक है, और टर्शियरी के बाद भी अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो क्वाटरनरी आता था, चतुर्थ कल्प जिसको कहते हैं, चतुर्थ कल्प, या इसको हम कहते हैं क्वाटरनरी, क्वाटरनरी। ओके, जिसमें हमारा जो ग्रेट इंडियन प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, उसका निर्माण हुआ था। क्लियर है? तो इसमें इनको क्रम से लगाना है, प्राचीन से नवीन। तो सबसे ओल्ड देखें, आर्कियन तो इसमें है ही नहीं ऑप्शन में। धारवाड़ से चलते हैं। धारवाड़ कहां पे है भाई? इन दोनों को कट किया हमने, धारवाड़ पहले हो गया, उसके बाद कुडप्पा, ठीक है, और उसके बाद विंध्य, तो ये गलत हो गया।
आपका आंसर सही हो गया। धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य के बाद क्या आ जाएगा, गोंडवाना आ जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक का रीजन इसमें पूछा है। क्लियर है? तो ये हो गया इसका सही क्रम, इसको ऐसे ही याद रखना है आपको क्रम से। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है? ओके, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स जो है, ओके, इनकी बात करनी है हमको। प्री कैम्ब्रियन यानी हमारे जो स्टार्टिंग की जो चट्टाने हैं, ये भी पुरानी चट्टाने, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसके बाद ये चट्टानों का निर्माण हो रहा है। मतलब बेसिकली जो लावा मैग्मा था उनके ठंडा होकर जमने से इनका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब इन चट्टानों की बात करते हैं। ये अत्यधिक कायांतरित हो चुकी है, क्योंकि इतनी ओल्ड एज में रही हैं ये, तो इनका टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरमेंटल कंडीशन, इसकी वजह से इनका कायांतरण बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है ना? ओके, आगे इनमें जीवाश्मों के अवशेष नहीं मिलते। मैंने बताया उस समय हमारी पृथ्वी पर जो लाइफ था वो एग्जिस्ट नहीं करता था, ऑर्गेनिज्म नहीं थे, तो जीवाश्म कहां से होंगे, अवशेष नहीं मिलते, इसमें सही बात है। ये अत्यधिक वलित रूप में है, और नीस शिस्ट, ग्रेनाइट, शर्ट आदि इन चट्टानों के उदाहरण है। तो ये भी ऑप्शन डी सही है। ये अत्यधिक वलित रूप में है, नहीं, ये गलत बात है। वलित रूप में आपकी जो नवीन चट्टानें है ना, टर्शरी काल की, वो है। ओके, ये वलित रूप में नहीं है, बल्कि अब ये अवशिष्ट बची हुई है। ठीक है ना, जहां जहां पे भी ये मिलती है, तो ये बहुत ज्यादा अपरदित हो चुकी है, कायांतरित हो चुकी है, इसलिए अवसादी और इनका कायांतरण रूप भी पाया जाता है। तो अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, असत्य है ये, बाकी आपके सही हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है। देखिए, जो मेघालय का निर्माण हुआ है ना, वो बेसिकली ये माना जाता है भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर। ये जो दक्कन का पठार है ना, दक्कन का पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार, सिंपल हम कहें तो प्रायद्वीपीय पठार का ये उत्तर पूर्वी विस्तार है। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है ये मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार। और इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन असम में मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्बी एंगलोंग का पठार, एंगलोंग का पठार। क्लियर? ओके, तो ये आपका शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार। ठीक है, और ये जो है ये इसी का एक्सटेंशन है, विस्तार है, किसका? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का। और इन दोनों को जो सेपरेट करता है, एक दर्रा अलग करता है, उस दर्रे का नाम क्या है भाई? मालदा दर्रा, मालदा गैप, जो कि वेस्ट बंगाल में है आपका। ओके, मालदा गैप। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि ये हिमालयन का नहीं, बल्कि ये प्रायद्वीपीय भारत है, उसी का हिस्सा है। और इसी शिलोंग के प्लेट्यू में ही आपकी इसकी 3 महत्वपूर्ण चोटियां हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी बीच में पड़ेगा आपका, और जयंतिया आपका पूरब में, जयंतिया। ओके, तो इन तीनों का क्रम भी ऐसे याद रखना है आपको। क्लियर है? तो ये किसका हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार और दक्कन के पठार के सदृश है। ठीक है, उन्हीं के समान है और उन्हीं का विस्तार है ये। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 आगे चलते हैं हम लोग। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, तो तटीय अपरदन यानी तटीय क्षेत्रों में, सागरीय क्षेत्रों में जहां पे तट है। ओके, अब वहां पे देखिए, देखो सुनामी लहरों से, सुनामी लहरें एक तो बार बार नहीं आती है। ठीक है ना? ओके, जब हमारे सागरों के बॉटम में अर्थक्वेक जैसी घटनाएं होती हैं, उससे हाई वेव्स जनरेट होती हैं। और ये ये तट ही नहीं, पूरे तट के अंदर तक ये प्रवेश कर जाती, काफी ऊंची लहरें होती हैं, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, तो सर्वाधिक अपरदन इनसे नहीं होगा। धाराओं से अगर हम बात करें तो जल धाराएं जो हैं, आप जल धाराओं के बारे में जानते होंगे, उनका एक निश्चित दिशा में प्रवाह होता है और वो तट के पैरेलल फ्लो करती हैं। ठीक है ना? तो ये भी इसका अपरदन में ज्यादा योगदान नहीं होता। ज्वार भाटा होता है, यह भी दिन में अगर हम देखें, हाई टाइड लो टाइड्स की संख्या जो होती है, 2 बार हाई टाइड लो टाइड आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनमें जल स्तर ऊपर जाता है और फिर धीरे धीरे फ्रिक्वेंटली नीचे चला जाता है। ठीक है ना? तो इनमें उनका जो टक्कर होता है ना, इतना फोर्स नहीं होता, जिसकी वजह से ये अपरदन कर पाए। और लहरें जो होती है ना, ये लहरें सबसे प्रभावी फैक्टर है, कारक है, जो तटीय क्षेत्रों का अपरदन करती है। जो लहरें कंटिन्यू तट के चट्टानों से टकराती है, टकराने से क्या होता है, उस पर अपनी एनर्जी, प्रेशर लगाती है, और बीच में क्या होता है, अगर मान लो चट्टानों के बीच में गैप है, दरार है, उन दरारों में तेजी से जब एयर होता है, उसके अंदर जो ट्रैप एयर होता है, जब ऊपर से प्रेशर लगता है पानी का, तो हाइड्रोलिक जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से चट्टानें ब्रेक हो जाती हैं और अपरदन की प्रक्रियाएं होती है। तो हम तटीय अपरदन में देखें तो उनमें सर्वाधिक इफेक्ट जो होता है इन लहरों का होता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? तो इसकी प्रवाह मार्ग की बात करें तो भाई सतलज रिवर हो गया। ओके,
हिमाचल प्रदेश जो है आपका शिपकीला, वहां से एंट्री करके ये पूरा आगे तक बढ़ता है, फिर बाद में इसमें आके चेनाब, ब्यास, ये नदियां आके पाकिस्तान की तरफ जाए तो वहां पे मिलती हैं झेलम वगैरह ये सब, ठीक है ना। तो ये सिंधु नदी तंत्र जो है उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम लॉन्गेस्ट बात करें तो इसमें भारत में इसका प्रवाह सबसे ज्यादा सतलज का होता है, क्लियर है, ओके भाई। और अगर हम बात करें सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है इन सभी में, तो वो है आपकी चेनाब रिवर, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा जल लाती है, ओके। तो वो लॉन्गेस्ट हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चिल्का झील स्थित है, चिल्का झील ओडिशा में है, ये आपको पता होगा, एक ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक है ना, ओके। यानी अगर मैं यहां पे तट दिए गए इन तटों के बारे में बताऊं, देखिए ये तट हो गया आपका कोंकण, कोंकण तट और यहां आपका जो बेसिकली केरला वाला हो गया मालाबार, ओके। कोंकण बेसिकली आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, कोंकण तट, मालाबार तट, और यहां पे अगर हम देखें ये तमिलनाडु का आंध्र प्रदेश तक, ये है आपका कौन सा रीजन भाई, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, ओके। और इसके ऊपर हम देखेंगे, इसको कहते हैं हम लोग उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, ठीक है। और इसी के ऊपर आपका ओडिशा वाला जो रीजन है उत्कल प्ले, उत्कल तट होता है, उत्कल तट, ओके। तो ये सब इन्हीं के पार्ट है, ठीक। तो अगर हम पश्चिमी और पूर्वी का तटीय विभाजन करें तो वो इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्लियर है। और चिल्का झील जो ओडिशा जो है वो उत्तरी सरकार वाले रीजन में पड़ता है, ठीक है ना। तो उत्तरी सरकार में ये आपका पड़ेगा कौन, चिल्का झील, क्लियर है, ओके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एक रामसर साइट भी है, इसके बारे में भारत की पहली रामसर साइट है ये चिल्का लेक, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, ओके। चलिए, तो ये हो गया आपका पूर्वी तट पे जो उत्तरी सरकार तट है उसकी बात की जा रही, उसी पे सिचुएटेड है। और आपका एक खारे पानी की झील है। जोग जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, तो जोग जलप्रपात जो कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका राज्य है वहां पे शिमोगा, ठीक है ना, वहां पे अगर हम देखें तो शरावती जो नदी है उस पे सिचुएटेड है जोग जलप्रपात, क्लियर है, ओके। तो इसका नाम याद रखिएगा, ओके। यहीं पे कर्नाटका में कुछ महत्वपूर्ण और जलप्रपात है, जैसे अगर हम बात करें कुंचिकुल जलप्रपात, जिसे भारत का सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, जिसकी हाइट लगभग 455 मीटर के आसपास है, क्लियर है। और भी दो तीन छोटे मोटे जलप्रपात हैं तो उनके नाम आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बरकाना जलप्रपात वो भी वहीं पर है, ठीक है, सीता रिवर पे। तो ये हो गया जोग जलप्रपात, किस पे हो गया, शरावती नदी पे, ठीक। आगे बढ़े हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पुलिकट, चिल्का, कोलेरू ये झीलें पूर्वी तट पे स्थित है, सही बात है भाई। पुलिकट लेक हो गया, अगर हम देखें तो आंध्रा और ओडिशा के, सॉरी आंध्रा और तमिलनाडु, ओडिशा नहीं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे चिल्का लेक ओडिशा, कोलेरू हो गया आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये तीनों ही पूर्वी तट पे संबंधित है, क्लियर है। बारालाचा और चिपकीला दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, सही बात है। यहीं से आपका क्या, कौन एंट्री करता है, आपका सतलज रिवर, ठीक है ना, ओके। और इसके पास से जो चंद्रभागा नदियां हैं, ओके, जिसको बाद में हम चेनाब के नाम से जानते हैं। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है, जो कुल्लू घाटी है आपका धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ओके। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। इसी तरीके से कश्मीर घाटी का भी याद रखिएगा कि ग्रेट हिमालय और किसके बीच में है, वो पीर पंजाल, ठीक है। आगे चलते हैं। कंचनजंगा काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी है, ये गलत हो जाएगा। काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय का श्रेणी है, ओके। और जो कंचनजंगा है वो जो ग्रेट हिमालय है ना आपका, नीचे अगर हम चले महान हिमालय, उसकी पर्वत चोटी है, ठीक है। एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, नंदा देवी हो गया, ठीक है ना, और नागा पर्वत हो गया, नामचा बारवा हो गया, और आपका जो कंचनजंगा तो बता ही दिया हमने सिक्किम में। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि कहां पर है, सिक्किम में है। और किसका है ये महान हिमालय या बृहद हिमालय जिसको हम लोग कहते हैं, ओके, या इसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं, ग्लेशियर्स की वजह से हिमाद्री, ये उसका पार्ट है, ना कि काराकोरम श्रेणी का, क्लियर। आगे बढ़े भाई हम लोग। नेक्स्ट, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना, अभी हमने बात किया था आपसे, सबसे ऊंचा जो फॉल है या झरना है वो कौन सा है भाई, कुंचिकल झरना है, ठीक है। कहां पर है ये, कर्नाटका में है, और इसकी हाइट की बात करें 455 मीटर की ये हाइट है, क्लियर है। तो ये चीज याद रखिएगा, कर्नाटका का शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पड़ेगा, क्लियर। तो कुंचिकल झरना आपका सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल हो गया इंडिया में। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित सुपर इंपोज्ड नदी का उदाहरण है,
अध्यारोपित नदियां क्या होती हैं, देखिए एक एंटीसीडेंट रिवर होता है पूर्ववर्ती, एक होता है पूर्ववर्ती नदी होता है, और एक होता है अध्यारोपित। अध्यारोपित पूर्ववर्ती नदियां ऐसी नदियां होती हैं जो स्थल खंडों के निर्माण से पूर्व ही वहां से अपने बेसिन से प्रवाहित हो रही हैं। अब जब नदियां अपनी मेन स्ट्रीम में प्रवाहित हो रही हैं तो स्थलों के, नए स्थलों के वहां पे निर्माण, उसमें जब नई चट्टानें होती हैं, कमजोर चट्टानें होती हैं, तो उनका कंटिन्यू अपर्दन करते रहते हैं वो, ठीक है। ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियां। जैसे फॉर एग्जांपल हिमालय में बहने वाली इंडस और सतलज नदी, ये पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका निर्माण, ये जो है हिमालय के उत्थान से पूर्व वहां से प्रवाहित हो रही है। अब जैसे जैसे हिमालयन फोल्ड डेवलप हुआ, बलित पर्वत का निर्माण होता गया, इन्होंने अपने मार्ग में उन चट्टानों को आने पे क्या किया, कट करते रहे, ठीक है ना, और गहरे गहरे गॉर्ज का निर्माण किया इन्होंने, ठीक है। तो ये तो अपने प्रवाह मार्ग को बनाए रखे और आसपास की जो क्रस्ट है उनको फोल्ड होने दिया, तो अपने मार्ग को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, बीच में से इरोड करते हुए उनको आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। जबकि अध्यारोपित नदियां क्या होती हैं, अध्यारोपित नदियां होती हैं कि ये ऐसे स्थल खंडों पे जाती हैं, ठीक है ना, जहां पे जैसे हम बात करें, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल चंबल, ठीक है। ये स्थलों को, पूर्ववर्ती नहीं, स्थलों के ऊपर अपना प्रवाह मार्ग बनाती हैं, ठीक है ना, और उनको अपर्दन करके, बाद में उनका अपर्दन करके क्या करती हैं, अपनी बेसिन एरिया का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये बाद में निर्माण करती हैं, ये स्थल के निर्माण से पहले निर्माण करती हैं, क्लियर है। तो ये सुपर इंपोज्ड हो जाती हैं, जिसका एक एग्जांपल हो जाएगा चंबल रिवर, क्लियर है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुलहर झील कहां पे है भाई? आपका उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, यहां पे पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट जो है वहीं पर आपका फुलहर झील सिचुएटेड है, क्लियर। तो जो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख रामसर साइट्स हैं, ये झीलें हैं, आप इनके बारे में याद रखें, ठीक है, कहाँ किसकी क्या लोकेशन है, सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, एक नदी है आपकी कौन सी, गोदावरी इसका नाम है, गोदावरी। और गोदावरी की सहायक है जो छत्तीसगढ़ से होते हुए आती है, और इसका नाम है इंद्रावती। क्या नदी है? इंद्रावती रिवर। और इसी इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम है चित्रकूट जलप्रपात। ओके, और इसी चित्रकूट जलप्रपात को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? नियाग्रा वाटरफॉल। नियाग्रा वाटरफॉल जो है रियल में कहां पे है? ये यूएसए में पड़ता है। जो ईरी, यूएसए की ग्रेट 5 लेक्स है ना, 5 महान झीलें, उसमें अगर हम बात करें लास्ट की जो 2 झीलें हैं, ईरी और ऑन्टेरियो, ओके, ईरी और ऑन्टेरियो के मध्य ये नियाग्रा वाटरफॉल है, जो ईरी से जल कहां पे गिराता है? ऑन्टेरियो में गिराता है, ठीक है ना। तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे ये सिचुएटेड है। ओके, तो नियाग्रा वाटरफॉल, उसी से तुलना की जाती है चित्रकूट जलप्रपात की, जो कि इंद्रावती नदी पर है, क्लियर भैया। ओके, तो ये हो गया आंसर आपका। ये बरकाना कहां हो गया भाई आपका? ये हो गया आपका क्या कहते हैं, कर्नाटका। रजत प्रपात जो हो गया बरकाना, ये सीता रिवर है ना कर्नाटका, वहां पे उस पे सिचुएटेड है। रजत प्रपात जो है ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जो पंचमढ़ी एरिया है ना, पंचमढ़ी, वहीं पे सिचुएटेड है ये। ओके, इस रजत प्रपात को हम लोग क्या कहते हैं? सतपुड़ा की रानी भी, क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी कहते हैं। और केवटी जलप्रपात है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा, क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं। तो आंसर चित्रकूट हो गया। और भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का अनुक्रम कौन सा होगा? ओके, यहां पे कुछ नदियां दी गई हैं, देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो ये नदियां हैं उनको अगर हम ले, तो श्योक रिवर, श्योक रिवर का है, जो ये इंडस रिवर है ना, ऐसे जाती है, इसमें यहां पे लद्दाख वाले रीजन में आके मिलती है। कौन सी रिवर? इंडस की दाई ट्रिब्यूटरी है, दाईं ओर से आके मिलने वाली नदी है ये श्योक नदी। ओके, श्योक, इसके बाद आपका गिलगित रिवर आ जाता है, ठीक है ना, ये सब नदियां हैं। तो श्योक हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम बात करें, इसके नीचे आती है एक नदी आके मिलती है, ये बाईं ओर से आके मिलती है, इसका नाम है जास्कर रिवर, जास्कर। ओके
और जास्कर के बाद अगर हम देखें तो एक यहाँ हिमाचल प्रदेश में, चलिए नीचे हिमाचल प्रदेश मान लीजिए, तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे स्पीति स्पीति नदी जो है वो प्रवाहित होती है, ठीक है, जो कि फाइनली है तो किसका पार्ट, सतलज की ही ट्रिब्यूटरी है स्पीति। और स्पीति की एक ट्रिब्यूटरी है, स्पीति नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है पिन रिवर, पिन रिवर। तो यहां पर है आपकी पिन वैली, इनको नाम भी याद रखिएगा, पिन वैली, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। पिन वैली कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश, इसी पिन रिवर के पास, जो कि किसकी सहायक है, स्पीति। और यहां पे ऊपर है आपका स्पीति वैली, स्पीति वैली, ओके। और इसके पूरब में इधर पश्चिम में मिलेगा आपको लाहौल वैली, लाहौल, लाहौल रिवर, ओके। तो लाहौल, स्पीति, पिन वैली, ओके। और यहां पे नीचे आपका सतलज, जो कि फाइनली जाके सतलज से मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज रिवर। क्लियर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है, संकोच, जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ना, ब्रह्मपुत्र, ओके, उसमें अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए आपकी ब्रह्मपुत्र आती है, तो यहां पे एक नदी आके मिलती है, इसका नाम क्या है, सुबनसिरी, सुबनसिरी नदी, ओके। इसके बाद मानस, मानस, फिर संकोच, संकोच, फिर संकोच थोड़ा सा नीचे, और फिर यहां पे आके मिलती है तिस्ता, तिस्ता सिक्किम से होके जो आती है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम देखें संकोच नदी के बारे में पूछा है, जबकि इधर से कौन सी नदियां आके, धनसिरी, धनसिरी, ठीक है ना, लोहित हो गया, लोहित, ओके, दिहांग हो गया, दिबांग तो है ही है, दिबांग हो गया, लोहित, धनसिरी, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। और बाद में आगे यहां से बराक रिवर भी मिलती है, ठीक है, जिसकी वजह से मेघना के नाम से जानी जाती है। तो संकोच नदी की बात करते हैं हम लोग। ये जो नदी है ये किसकी सीमा बनाती है, तो संकोच देखिए जब ये आती है ना यहाँ पे, ओके, तो ये चाइना तिब्बत से होते हुए, तो यहाँ पे इधर असम पड़ेगा और इधर आपका वेस्ट बंगाल पड़ेगा, वेस्ट बंगाल और असम, इनके मध्य से सीमा बनाते हुए ये सीधे बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। क्लियर है? तो किसके मध्य सीमा बनाती है, ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच में ये बाउंड्री क्रिएट करती है संकोच नदी, ठीक है ना। तो क्लियर, इतनी बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और फिर बाद में ये जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में। क्लियर? तो ब्रह्मपुत्र की ये दाई ट्रिब्यूटरी है जो कि असम और वेस्ट बंगाल के बीच में बाउंड्री बना रही। आगे बढ़े भाई, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं, ओके, कपिल धारा, जोग, शिव समुद्रम। कपिल धारा जलप्रपात की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश जो है, गोदावरी नहीं होगा भाई, कौन सी नदी है, नर्मदा नदी, ओके। तो यहां पे नर्मदा पे है ये, गोदावरी पे नहीं। जोग जलप्रपात अभी हमने देखा शरावती नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण, कावेरी नदी, ओके, कर्नाटका वगैरह। तो ये आपका ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, 2 और 3 इज करेक्ट आंसर, 2 और 3, ओके। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। इसके अलावा कपिल धारा के अलावा मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, उनको देख लीजिएगा। जैसे इसके अलावा अभी हमने देखा था रजत जलप्रपात, ठीक है, और इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात जबलपुर वाला है, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इनको, इंडिया के वाटरफॉल्स जो है ना उनके लोकेशंस नाम देख लीजिएगा, ओके। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं भाई सीधे हम लोग। बराक, ओके, लोहित और सुबनसिरी, इन नदियों पे विचार करो। क्या विचार करें भाई? कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होके बहती है। क्लियर है? ओके। ये 3 प्रमुख नदियां उत्तर पूर्वी भारत की, इसमें पूछा है कौन भैया अरुणाचल प्रदेश से होके बहती है। ठीक है, देखिए अभी हमने देखा था यहां पे मेघालय, ये नीचे बांग्लादेश आपका। देखिए यहां पे लोहित और सुबनसिरी, अभी हमने देखा था ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है और इसके दाईं ओर से आके एक नदी मिलती है लोहित, और उसके बाईं ओर से आके एक नदी मिलती है, इसका नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी यहां पर हो गया और लोहित यहां पे हो गया। क्लियर? ओके। तो ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, लोहित और सुबनसिरी। बराक की बात करूं तो ये जो मणिपुर हिल है ना, मणिपुर, मिजोरम, असम से होते हुए नागालैंड के बॉर्डर पे भी ये प्रवाहित होती है। मणिपुर, नागालैंड, कौन कौन से राज्य, मैं नाम लिख दे रहा हूं, मणिपुर, नागालैंड, नागालैंड, मिजोरम, और इससे होते हुए कहां पे ये जाती है, मिजोरम से होते हुए असम,
असम, और फाइनली जाके ये गिरती है किसमें, चली जाती है सीधे बांग्लादेश में, और जाके किससे मिलती है, उसी ब्रह्मपुत्र नदी से। जब ये वहां बांग्लादेश में एंटर करती है ना, इसको मेघना के नाम से जानते हैं, और बाद में यही नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में मिलके वो मेघना के नाम से पूरा नाम कहलाता है उसका, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, इन राज्यों से होकर प्रवाहित हो रही है बराक नदी, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट की नदी है जो कि अरुणाचल प्रदेश से नहीं बल्कि इन राज्यों से होकर गुजर रही। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका 2 and 3, ओके, ऑप्शन बी, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। ओके, देखिए अपवाह तंत्र महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो भारतीय नदी अपवाह तंत्र है, ठीक है ना। उसमें आप इन अपवाहों के प्रतिरूप की थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा, ओके, कि उत्तर भारत की नदियां कैसे बनाती हैं, और बेसिकली स्पेसिफिक नदियों के भी बारे में देख लीजिएगा कि जो अमरकंटक से निकलने वाली नदियां हैं वो कैसा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, उत्तर भारत की हिमालयी नदियां कैसा बना, दक्षिण भारत की नदियां कैसा बनाती हैं, ठीक है ना, ये अपवाह प्रतिरूप। तो इसमें कुछ 4-5 टाइप है अपवाह प्रतिरूप के, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो डेंड्रेटिक हो गया, वृक्षनुमा आकृति वाला अपवाह प्रतिरूप हो गया, आयताकार अपवाह प्रतिरूप हो गया, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल हो गया अपवाह प्रतिरूप, ठीक है, अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप उसको कह सकते हैं हम लोग। और इसके अलावा क्या हो जाएगा, रेडियल हो गया आपका अपवाह प्रतिरूप। तो ये कुछ प्रमुख पैरेलल अपवाह प्रतिरूप हो गया, पैरेलल का मतलब समानांतर अपवाह प्रतिरूप, जो कि दक्षिण भारत में उन पठारी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ओके, जैसे हमारी गोदावरी हो गया, कावेरी, कृष्णा हो गया, ये नदियां आपका वही पैरेलल वाला दिखा रही हैं कि सब उसी ढलान को फॉलो करते हुए पैरेलली फ्लो कर रहे हैं। तो ये सब आपको लोकेशंस और वहां का लैंड फीचर्स जो है और उसके बेसिस पे ये नदियों का अपवाह तंत्र कैसा है, किस नदी का कैसा है, वो आप याद रखें, ठीक है, उनको रिवाइज अच्छे से करिएगा। तो दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। तो देखिए इसमें एक अपवाह प्रतिरूप है वृक्षनुमा, इसको हम लोग डेंड्रेटिक भी कहते हैं। ओके, ये होता क्या है, तो ऐसे नदियां आती हैं और इनमें समकोण से यानी 90 डिग्री से कम एंगल पे सहायक नदियां आके मिलती हैं। ओके, और इन सहायक नदियों की क्या होती हैं, अपनी खुद की भी सहायक नदियां होती है। तो अगर हम देखें, इसको मैं क्लियर कर दूं 1 मिनट, हाँ, तो इसका जो प्रतिरूप होता है कुछ इस तरीके से ये नदियां बनाती है। जैसे एक वृक्ष नहीं होता, तो यहां पे आके मिली, ये इसके ट्रिब्यूटरीज हो गई, इधर आके मिली, यहां पे एक ट्रिब्यूटरीज, ओके, इस तरीके से, फिर यहां पे आके मिलती हैं, कोई इनकी ट्रिब्यूटरीज है, ओके, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं ये एक वृक्षनुमा आकृति का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये मुख्य धारा हो गई, ओके, ये सहायक नदियां हो गई और ये उनकी उप सहायक नदियां हो गई, क्लियर है। और ये पूरा हो गया उस रिवर का कैचमेंट एरिया, रिवर बेसिन एरिया। ओके, तो यही आपका अपवाह, जैसे अगर हम देखें गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, उसमें इसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो मुख्य रूप से यही वृक्षनुमा डेंड्रेटिक जो है आपका अपवाह तंत्र को प्रदर्शित करती है। क्लियर भाई, आगे बढ़े हम लोग। भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है। तो अभी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो कौन सा हो जाएगा भाई, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, यह है मांडोवी नदी पर। मांडोवी नदी जो गोवा की एक प्रमुख नदी है, ओके, जुआरी और मांडोवी गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये उनकी लाइफलाइन भी कही जाती है, क्लियर है। तो वाटर इरिगेशन, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब के लिए ये काम आती है। तो इसी नदी पर कौन सा जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात अवस्थित है। क्लियर है भाई, आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, अच्छा नदियां ये प्राणहिता, इंद्रावती और पेन्नार। ओके, इनमें कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ओके, देखिए पेन्नार देखें हम तो इधर कृष्णा, हाँ, गोदावरी और कृष्णा, इनके मध्य में आपको अगर हम देखें तो यहां पे आपको केजी के बीच में, कृष्णा और गोदावरी के बीच में आपको दिखेगा कौन सी नदी, पेन्नार नदी, जो कि कहां पे जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। क्लियर है, ओके। दूसरा है आपका वंशधारा। वंशधारा जो है ये आपका इधर ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होते हुए कहां पे जाके गिरता है, ये भी वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिरता है। क्लियर है, तो वंशधारा ये भी अलग है। जबकि इंद्रावती और प्राणहिता ये जो नदियां हैं
ये आपकी जो गोदावरी नदी है ना उसमें आके मिलती है। गोदावरी नदी उसमें आके, इंद्रावती अभी तो हमने देखा ही था जिसपे आपका कौन सा जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात। इसी प्रकार से प्राणहिता नदी जो है ये भी आके उसी में मिलती है आपकी। तो ये हो गई। इसके अलावा आपकी गोदावरी की और कौन कौन सी सहायक है, पेन गंगा हो गई, वर्धा हो गई, वेन गंगा हो गई, इंद्रावती हो गई, प्राणहिता हो गई, मंजरा हो गई, ठीक है ना। ये नदियां जो है आपकी गोदावरी की सहायक नदियां। तो नदी और उनकी सहायक नदियों के बारे में भी आपको याद रखना है कि कौन उनकी ट्रिब्यूटरीज है। तो आंसर इज 2 and 3, दैट इज डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 20 क्वेश्चंस आपका आंसर की सामने है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले सेट में। ओके, तब तक अपने रिवीजन को कंटिन्यू जारी रखें, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।